हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, कल के बाद से यानी 27 नवंबर से आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की शुरुआत होने जा रहा है। तो आज की इस क्लास में 27 नवंबर के लिए ब्रह्मास्त्र प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। यदि आप जीएस और साइंस में कुछ नहीं पढ़े हैं तो बस इस क्लास को पूरा देख लीजिए, आपका पूरा जीएस साइंस तैयार होने वाला है। आज का ये 75 क्वेश्चन और कल सुबह 8 बजे आपको हम 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। जो आपके पेपर में 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, इन्हीं 175 क्वेश्चन में से देखने को मिल सकता है। यदि आप आज के 75 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं और कल सुबह 8 बजे का 100 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो समझिए आपका 45 क्वेश्चन में से लगभग 40 प्रश्न तैयार हो जाएगा इसी क्लास से। तो पेपर में बैठने से पहले इस पेपर को एक बार जरूर देकर बैठेगा, काफ़ी आपको फायदा मिलने वाले हैं। सवालों का लेवल आपको मालूम हो जाएगा और यहाँ से आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है जीएस, करंट अफेयर और साइंस में। ओके, पहले इस क्लास के 75 क्वेश्चन को आपको जरूर से तैयार कर लेना है। ओके मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद ये पेपर आपके बीच आया है। ओके, टारगेट 75 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन रखिएगा। चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल कर लेते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, 27 नवंबर से जो आपका पेपर शुरू हो रहा है, सबसे पहले साइंस के ही 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेक्शन वाइज पेपर होने वाला है। उसके बाद 25 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे और लास्ट में जीएस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर होने वाला है, जो कि 90 मिनट समय मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन पे 1/3 का माइनस मार्किंग होगा। ये पूरी तरीके से ग्रुप डी का पेपर होने वाला इस सिस्टम से। ओके, तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ईसाई आबादी वाले राज्य हैं? 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ईसाई आबादी वाले राज्य हैं? तो केरल राज्य में है। तो पहले बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। मानव रक्त के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? मानव रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहा की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन और वन्य जीवों का संरक्षण करता है। बताइए, राजस्थान में एक ऐसा प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण करता है, तो वो कौन है? तो बिश्नोई परिवार है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? देखिए, कानपुर, हरिद्वार, पटना ये तो गंगा के तट पर स्थित है, लेकिन लखनऊ ये गंगा के तट पर स्थित नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की और उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक माना जाता है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की और उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक माना जाता है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो तापी नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। जल का वाष्पीकरण ये किस पर होता है? जल का वाष्पीकरण किस पर होता है? तो सभी तापमानों पर होता है जल का वाष्पीकरण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट, जिसे आमतौर पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, इसे कब प्रकाशित की गई थी? बताइए, भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट, जिसे आमतौर पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, इसे कब प्रकाशित की गई थी? तो 1918 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन है? बताइए। तो याद रखिएगा, पराबैंगनी विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? तो इनमें से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद शहर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद शहर में। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आज का ये 75 क्वेश्चन, और कल सुबह 8 बजे जो हम आपको 100 क्वेश्चन देंगे उसको तो तैयार कर लेना है। आज जितना भी बेसिक प्रश्न वो करेंगे, और कल जो आपके पेपर में आएंगे वो भी प्रश्न कर लेंगे। बेसिक लगभग 8 से 10 सवाल पेपर में देखने को मिलेगा 45 क्वेश्चन में से, जीएस और साइंस के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कॉल करिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके बारे में है? तो याद रखिएगा ये आपका दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। मिशन काकतीय निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजना था? मिशन काकतीय ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजना था? तो ये तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने भाई कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़े थे, युद्ध किए थे। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। किस भारतीय वास्तुविद को प्रथम प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार प्रदान किया गया था? किस भारतीय वास्तुविद को पहला प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो बालकृष्ण दोषी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो 1761 में। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा 1761 में। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से नवाजी गई द व्हाइट टाइगर नामक किताब किसने लिखी? 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से नवाजी गई द व्हाइट टाइगर नामक किताब किसने लिखी? तो ये अरविंद अडिगा ने लिखी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार तो एशियाई व्यक्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक फिल्म ये किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक फिल्म ये किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है? तो श्रीनिवास रामानुजन पर आधारित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। चिन्नास्वामी क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चिन्नास्वामी क्रिकेट मैदान ये किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु शहर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश ये किसका अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश तो गन्ना का अग्रणी उत्पादक पहले पोजीशन पे है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? बताइए, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? बताइए, इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1865 में हुआ था। ओके, ध्यान रखिएगा। और पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्थापना भाई 1935 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सभी बैंकों का स्थापना याद के लिए एक सवाल पूछ देता है। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का स्थापना 1943 में हुआ था। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक तो इलाहाबाद बैंक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? भाई ये तो भारत के माननीय अब पूर्व राष्ट्रपति बन चुके हैं रामनाथ कोविंद, तो किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, जो इससे पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ किस वर्ष को किया गया था? बताइए, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ किस वर्ष को किया गया था? तो भाई याद रखिएगा 2 फरवरी 2006 को किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी? मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। बहुजन समाज पार्टी को किसके प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है? तो भाई बताइए, बहुजन समाज पार्टी को किसके प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है? तो भाई हाथी के प्रतीक द्वारा उनको पहचाना जाता है कि ये बहुजन समाज पार्टी का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। सलमान रुश्दी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सलमान रुश्दी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई इनमें से? तो मिडनाइट चिल्ड्रेन लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। अनंतपुर जिले में रामगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? अनंतपुर जिले में रामगिरी गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33। डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो भाई बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि जो 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक पेपर चलने वाले, तो 16 जनवरी तक हम आपको क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा आप लोग। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? बताइए, यह किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो भाई हॉल्डे ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। पंडित नारायण राव बोर्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? पंडित नारायण राव बोर्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो ग्वालियर घराने से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। यह भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो बताइए कौन है भाई? यह भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो कौन है भाई? पुरी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण एपलाचिया का एक लोक खेल है? तो कौन ग्रामीण एपलाचिया का एक लोक खेल है? तो भाई हिलबिली संगीत है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन सा कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? तो इनमें से कौन सा कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? तो बासमती चावल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कॉल करिए। अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रांतों में विभाजित किया, उन्हें क्या कहा जाता है? अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रभाग कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है?
तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? तो भाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। वन्य गुड़खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? वन्य गुड़खर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो यदि आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44। पुरातन एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने वाला अधिनियम कौन सा है? बताइए। पुरातन एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने वाला अधिनियम, तो ये भाई प्रतियोगिता अधिनियम है। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे बालेवाड़ी स्टेडियम भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? बताइए। श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46। डैश टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा कौन है? तो भाई सानिया मिर्जा का आत्मकथा कौन सा है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स है, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जाता है 3 मई को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो आकस्मिक निधि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो साथियों प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। किसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था? किस बंदोबस्त को? तो अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52। एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1951 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों सभी प्रश्नों को तैयार करिए और कल वाला क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। जो सुबह 8 बजे आपको 100 क्वेश्चन का क्लास देंगे, वो क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो साथियों सेरिबैलम का संबंध किससे है? सेरिबैलम का संबंध तो भाई पेशीय गतिविधि के समन्वय से है संबंधित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो इथेनॉल का सूत्र तो C2H5OH होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 56। इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकतम संख्या के कोष में समायोजित की जा सकती है? तो KLMN, तो के तो शुरुआत होता है, तो भाई कितने कर सकते हैं? केवल 2। भाई याद रखिए इलेक्ट्रॉनों की जो कितनी अधिकतम संख्या के कोष में समायोजित किया जा सकता है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57। किसका उपयोग प्रायः विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है? तो किसका उपयोग प्रायः विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है? तो नाइक्रोम का यानी निक्रोम का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58। अस्थि कोशिकाएं एक कठोर आव्यूह संरचना से घिरे होते हैं, जो एक किससे बना होता है?
अस्थि कोशिकाएं एक कठोर आव्यूह संरचना से घिरे होते हैं, ये किससे बने होते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे सी और यानी कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 19 से लेकर 36 तक वाले तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 19 से लेकर 36 तक वाले तत्वों को किन आवर्त में रखा गया है? तो भाई चौथे आवर्त में रखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60। मेंडल ने किसकी विधि से F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज प्राप्त की? तो साथी मेंडल ने तो स्वपरागण की विधि से F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज प्राप्त की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61। बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरा बंध मौजूद होता है? तो बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरा बंध मौजूद होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक कितना है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक कितना है? तो भाई याद रखिए 2.42 है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 कॉल करिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो मूत्रवाहिनी जोड़ता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। एक सिलिकॉन को किसके रूप में जाना जाता है? तो एक सिलिकॉन को जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। टार्टरिक अम्ल किसका एक घटक है? तो टार्टरिक अम्ल तो एक बेकिंग पाउडर का एक घटक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई देखिए समय कम है, इसलिए जितने भी हो सकता है कम समय में अधिक सॉल्व प्रोवाइड करने का प्रयास करें। कल तो भाई 25 मिनट में 100 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तैयार रहिएगा कल सुबह 8 बजे। निम्नलिखित में से क्या बल की इकाई है? तो क्या बल की इकाई होती है? सर ये न्यूटन होती है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कॉल करिए, एक विद्युत रोधी किन प्रतिरोध प्रदान करता है? तो भाई एक विद्युत प्रतिरोधी जो है वो कितना प्रतिरोध प्रदान करता है? तो उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68। वह पदार्थ या वस्तु जिसमें ध्वनि का संचार होता है उसे क्या कहा जाता है? वह पदार्थ या वस्तु जिसमें ध्वनि का संचार होता है उसे भाई माध्यम कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। परमाणु भट्ठी में प्रयुक्त ईंधन कौन है? परमाणु भट्ठी में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70। एक वस्तु के तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन को किसके रूप में जाना जाता है? तो एक वस्तु के तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन को किसके रूप में जाना जाता है? तो वाष्पीकरण के रूप में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 71। पारा आयन की संयोजकता कितनी होती है? पारा आयन की संयोजकता कितनी होती है? तो भाई 1 होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 कॉल करिए, डैश आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है? तो यदि आपको याद होगा तो भाई बोरान है। बोरान का मतलब बी हो जाएगा। तो देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बोरान है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु है। 73 कॉल करिए, पीतलक क्या है भाई? तो पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 कॉल करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय पृथ्वी धातु का एक उदाहरण है? तो कौन सा एक क्षारीय पृथ्वी धातु का एक एग्जाम्पल है? तो मैग्नीशियम है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75। किसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो भाई याद रखिएगा पारा में सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनल रूप से आज का ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करूंगा ये 75 क्वेश्चन के 75 क्वेश्चन आपने तैयार किया होगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। तो साथियों कल वाला क्लास आप मिस नहीं करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से आराम से पेपर देने जाइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ, टेंशन नहीं लेंगे, रिलैक्स होकर पेपर देने जाइए।
ऐसा ही सवाल आपके पेपर में आएंगे। लेकिन कल वाला क्लास हम इसलिए इतना बोल रहे हैं कि भाई कल वाला क्लास आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कल वाला क्लास भाई अपने आप में बहुत ही दमदार होने वाला है जीएस, करंट अफेयर और साइंस के लिए। ओके, रीजनिंग क्लास हमने आपको दिया, उसको भी कंप्लीट करते रहिए, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। जितना भी क्लास है आपने नहीं देखा तो देखिए भाई, सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए। ओके, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, पेपर आप सभी का अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।